नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्रूड में जिस तरह से कोहराम मचा है, ज़बरदस्त गिरावट आई है। ऐसे में क्रूड में अब आपको करना क्या है और साथ ही क्या कच्चे तेल की कीमतें अभी दबाव में ही रहेंगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं एससी त्रिपाठी साहब, पूर्व ऑयल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज़ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि हम सब अब जान चुके हैं पूरी तरह से मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड के मुकाबले, और यही वजह है कि कीमतें लगातार गिर रही हैं। लेकिन चूंकि आप ऑयल मार्केट को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं, समझते हैं, और आप पॉलिसी का भी हिस्सा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सिनारियो ठीक है? कोरोना जब तक है डिमांड की चिंता रहेगी, लेकिन क्या माइनस में चला जाना क्रूड का, या इस लेवल पे क्रूड का होना $14-15 के लेवल पर, क्या ये लंबे समय तक रहेगा, सस्टेन करेगा? नहीं, देखिए, माइनस तो इसलिए चला गया था कि ये वायदा व्यापार था। किसी ने मई में सप्लाई लेने के लिए वायदा किया था, लेकिन मई में जब कोई डिमांड ही नहीं है, कोई स्टोरेज की जगह नहीं है, तो सप्लाई लेके ट्रांसपोर्ट पर खर्चा और उसको स्टोर करने का खर्चा इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उन्होंने उससे छूटने के लिए पैसा दिया कि हम इससे छूट जाएं। लेकिन ये बात सही है कि इस समय जो है सारी स्टोरेज फुल है। डिमांड लगभग 50% डिमांड कम हो गई है, और डिमांड जो है वो शायद 50-60 मिलियन बैरल पर डे पे है। सप्लाई 100 से घट करके 90 पे आने की बात है, लेकिन वो अभी पूरी आई नहीं है। इसके पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्शन सऊदी अरब और रूस ने किया था, तो चारों तरफ जो है स्टोरेज बिल्कुल फुल है। तो कम से कम महीने भर तक तो इनकी कीमत जो है वो, जैसे अभी WTI $10 के करीब है और ब्रेड 15 से 20 के करीब है, तो महीने भर तक तो इनकी कीमत कम रहेगी। उसके बाद अब कोरोना वायरस से कितनी जल्दी उभरते हैं, कितनी जल्दी ट्रांसपोर्ट चालू होता है, हवाई जहाज, गाड़ियां, बस, ट्रेन, और कितनी जल्दी इंडस्ट्री चालू होती है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे तो लगता है साल भर तक इनकी कीमत कमी रहेगी, शायद $30 से अधिक 6 महीने साल भर तक नहीं जाए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि एक साल तक अभी कच्चे तेल की कीमतें दबाव में ही रहेंगी। चलिए, ये तो प्राइस की बात हो गई सर, और ये तो कुछ ही लोगों को समझ में आता होगा कि क्रूड में जो दाम गिरे हैं, क्या टेक्निकल रीजन है ये। अब मैं आपसे एक मास सवाल पूछना चाहता हूं, जो आम पब्लिक भी जानना चाहती है। कई बार ये होता है कि हम गलत चीजें समझ रहे होते हैं और उसके आधार पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो आप चूंकि ऑयल सेक्रेटरी रहे हैं, तो आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लोगों के मन में ये एक आसान सा सवाल जहन में आता है कि जब कच्चे तेल के दाम इतने कम हो जा रहे हैं, इतने गिरे हुए दाम हैं, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या भारत सरकार बहुत ज्यादा तेल इस वक्त खरीद कर स्टोर नहीं कर सकती क्या? इस पर आप क्या तस्वीर साफ करना चाहेंगे, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल जाए कि कैसे होता है ये कामकाज? हाँ, मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, उसके बाद आप जानकारी और सही हो जाएगी लोगों की। देखिए, जब मार्च 14 में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल थी, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस डीजल पर 3 रुपए और पेट्रोल पर 10.5-11 रुपए थे। आज वो टैक्सेस डीजल पर 18 रुपए और पेट्रोल पर 23 रुपए के करीब प्रति लीटर हैं। और जो भी कमी होती है कच्चे तेल की कीमत की वजह से पेट्रोल और डीजल बनाने में, उस पर सरकार, चूंकि ये सरकार को ये आश्वस्त हो गई है कि लोग 65-70 रुपए
प्रति लीटर डीजल और 70-80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने के आदी हो चुके हैं और मांग उतने पर रहती है। तो इसलिए जो भी कमी होती है उसको सबसे पहले सरकार जो है वो अपने टैक्सेस से भरती है। सरकार के टैक्सेस जो हैं वो निश्चित होते हैं, यानी इतने रुपए प्रति लीटर होते हैं। जैसे ही दाम कम होता है टैक्सेस वो बढ़ा देती है। राज्य सरकार के टैक्सेस जो हैं वो वैट हैं, तो वो बेस लेवल प्लस केंद्र सरकार के टैक्सेस के बाद जो लेवल होता है उस पर वो टैक्स लगाते हैं। तो इस तरीके से दोनों को ये अच्छा रहता है कि और इससे टैक्स की भरपाई हो जाए। और ये मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल इसका लाभ कंज्यूमर को नहीं जाता है, लेकिन सबसे पहले लाभ सरकारों को जाता है। उसके बाद कंपनियां थोड़ा बहुत अपनी मार्जिन ठीक करती हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि उन्हें पहले पूरा मार्जिन नहीं मिला। उसके बाद कुछ डीलर्स की भी मांग होती है कि साहब हमने जो है बहुत कम मार्जिन में पहले काम किया, इस समय तो कुछ व्यवस्था ठीक है तो हमें मार्जिन बढ़ाई जाए। तो उसके बाद कुछ डीलर्स की मार्जिन बढ़ती है, फिर जो है कुछ कमी वो रिटेल प्राइस में आती है। तो इस तरीके से 4 इसमें पार्टीज हैं, सरकार है, कंपनियां हैं, डीलर है और कंज्यूमर है। कंज्यूमर का नंबर जो है वो लगभग चौथा आता है, क्योंकि एक तो जैसा मैंने कहा कि जब उतने रुपए पर कंज्यूमर लेने को तैयार है तो उसका रिटेल प्राइस कम करने के लिए कोई बहुत दबाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात है कि सरकार को टैक्स में इससे आसान कोई और तरीका नहीं लगता है। ये केंद्र सरकार लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारें लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इसको ले लेती हैं, जिसमें ना तो कोई खर्च होता है टैक्स कलेक्शन में, ना कोई लीकेज होती है। तो कोई भी वित्त मंत्री चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, वो जल्दी तैयार नहीं होता है कि अपने टैक्सेस को कम करे या टैक्स को उतने ही बनाए रखे। अगर दाम कम हो तो दाम कम करके उसको जाने दे, क्योंकि हमेशा उसकी फिस्कल डेफिसिट रहती है, बजट का घाटा रहता है, तो वो इसको पूरा करना चाहता है। जैसे अभी भी अब सरकार को कोविड-19 के प्रभाव के कारण बहुत से खर्चे बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो सरकार कौन से टैक्स से बढ़ाएगी? इसी से बढ़ाएगी, और कोई सरकार के पास इतना आसान तरीका नहीं है। दूसरे एक और इसमें एक लॉबी होती है जो ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो फॉसिल फ्यूल के खर्च के बहुत ज्यादा खर्च बढ़ने के कारण जो है वो पोल्यूशन बढ़ता है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो खर्च होता है, ये जो कंजम्पशन है, इसके ऊपर टैक्स और बढ़ते रहना चाहिए। तो ये लॉबी भी चाहती है कि इस पर टैक्स बढ़ता रहे। अच्छा। और यूरोप में ये लॉबी काफी प्रभाव उसका है, इसलिए यूरोप में भी टैक्स काफी ज्यादा हो गया है और भारत में भी चूंकि है, और अपनी जगह ये बात सही भी है कि इसका कंजम्पशन बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो भी एक दृष्टिकोण होता है कि इस पर टैक्स बनाए रखा जाए। तो ये बात होती है। अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे इस समय शायद 20 रुपए लीटर पर आपको क्रूड ऑयल मिल जाएगा, उसमें 15-20% जोड़ लीजिए तो उसमें भी पेट्रोल और डीजल मिल जाएगा, यानी 25 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत होनी चाहिए। अब अगर वो 65 रुपए है, 70 रुपए है, तो बाकी जो है वो टैक्स है, कुछ कंपनियों के मार्जिन है, कुछ डीलर्स के मार्जिन। ये है इसका हिसाब। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि 25-30 डॉलर क्रूड का प्राइस होना चाहिए, लेकिन अगर 70-80 रुपए है पर लीटर तो ये टैक्स के रूप में जाता है। ये बात ठीक है, लेकिन सरकार के ऊपर अभी इस बात को लेकर भी दबाव बनाना ठीक नहीं है कि आप दाम कम करें, क्योंकि सरकार बाकी राहत पैकेजों का ऐलान कर रही है। तो चलिए, वो तो अपनी जगह है। ये चीज़ें लोगों को समझ में आ गई कि क्रूड के प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है, पेट्रोल के दाम कैसे तय होते हैं। अब मैं सर आपसे एस सी त्रिपाठी जी जानना चाहता हूँ, जो एक सवाल लोग आमतौर पर अभी पूछ रहे हैं बड़े पैमाने पर, कि क्या ये संभव होता है क्या जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम इतने गिर जाएं, तो क्या हमारे लिए ये मुमकिन होता है कि हम बहुत ज्यादा क्रूड खरीद कर स्टोर कर लें, या इसका भी एक तय पैरामीटर होता है? बहुत लोगों के जहन में ये सवाल है, कंफ्यूजन भी है कि क्या सरकार ऐसा कर रही है, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, और इसका पैमाना क्या है, पैरामीटर क्या है? ये भी जरा सर बता दें आप कि कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए, कुछ देश जैसे चीन है, अमेरिका है, उन्होंने अपने स्टोरेज काफी बड़े बना दिए हैं। स्टोरेज 2 तरह के होते हैं, एक तो कमर्शियल स्टोरेज जो कि रिफाइनरीज अपने यहाँ बना के रखती हैं, और दूसरा स्ट्रेटेजिक स्टोरेज जो सरकार बना के रखती है कि कहीं कोई आपत्ति हो जाए, विपदा पड़ जाए या सप्लाई कहीं पर डिस्टर्ब हो जाए, तो चूंकि ऑयल से ही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही जो सरकार की, उद्योग की, सरकार की और डिफेंस की सारी मशीनरी चलती है, तो वो चलती है। तो हमारे यहाँ रिफाइनरीज ने तो लगभग 15 दिन का स्टोरेज बनाया हुआ है।
लेकिन सरकार का जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है वो अच्छा। केवल अभी 10 दिन का है। 5.5 मिलियन टन का सरकार ने मैंगलोर के पास 2 जगह, एक विशाखापट्टनम में बनाया है, जबकि दोनों मिला के इस तरह 15 और 10 दिन 25 अच्छा। दिन का हुआ। जबकि इसमें मानक ये है आईईए का कि 90 दिन का स्टोरेज होना चाहिए। तो कम से कम सरकार को 30 से 40 दिन का स्टोरेज तो अपना बनाना ही चाहिए। सरकार को अपना स्टोरेज कम से कम 3 गुना 4 गुना करना चाहिए। लेकिन सरकार बड़े मुश्किल से कई सालों के प्रयास के बाद ये 10 दिन का स्टोरेज 5.5-6 मिलियन टन का बना पाई है। क्योंकि ये स्टोरेज जो होता है अंडरग्राउंड केव से जहाँ पत्थर होते हैं वहां बनाया जाता है। जी हाँ। तो अब सरकार 2-3 और जगह ढूंढ रही है। सरकार के पास करीब 10 दिन का स्टोरेज है। जी जी। मैं त्रिपाठी जी आपसे यही अगला सवाल पूछना चाह रहा हूं कि 10 दिन का स्टोरेज हमारे पास है, और तो क्या मैं दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि क्या ये 10 दिन का जो स्टोरेज की क्षमता है हमारे पास सरकार के पास, क्या वो फुल है? पहला सवाल। दूसरा ये कि नया स्टोरेज कैपेसिटी जनरेट करने में या नई जगह बनाने में, स्टोर की जगह बनाने में कितना वक्त लगता है? देखिए, ये जो स्टोरेज मैंगलोर में बनाना शुरू हुआ, ये जब मैं रहा 15 साल पहले सरकार में सचिव, तो मैंने प्रारंभ किया था। उसमें 3-4 साल पहले तो जमीन देखने में और फिर उसको स्टोरेज व्यवस्था करने में 2-3 साल लग गए थे। तो कम से कम 2-3-4 साल लग जाते हैं। और अब सरकार ने 3 जगह बना दिया है, मैंगलोर, पुडूर और विशाखापट्टनम में। सब मिलाकर के क्षमता बहुत कम है। 2 और जगह सरकार ने ढूंढे हैं जहां शायद इतना ही और कर ले तो 10 से 20 दिन का स्टोरेज हो जाएगा, लेकिन इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और जब चूंकि क्षमता नहीं है, सरकार ने भरा तो है, मुझे ऐसी जानकारी है शायद भरा हुआ है, लेकिन अगर नहीं भरा होगा तो भर जाएगा, क्योंकि अधिक नहीं है। और देखिए, आपने शायद देखा पढ़ा होगा कि अमेरिका के पास करीब 120 दिन का स्टोरेज कैपेसिटी है। उसके बावजूद ट्रंप साहब ने कहा जब दाम इतना कम हो गया तो हम जो है वो 15-20 दिन की स्टोरेज और बढ़ा देंगे, क्योंकि इतना कम दाम है। चीन भी जब भी दाम कम होता है अपनी स्टोरेज को फुल कर देता है। करीब 100 से 120 दिन का चीन ने भी स्टोरेज बना रखा है। तो हमें और स्टोरेज बढ़ाना चाहिए, चाहे वो हम इधर अरेबियन कोस्ट की तरफ बढ़ावे, चाहे बे ऑफ बंगाल की तरफ, चाहे हम अंडमान में बनावे, लेकिन ये हमें और बढ़ाना चाहिए और ऐसे मौके का फायदा पूरा उठाना चाहिए। और रिफाइनरीज को भी अपने स्टोरेज को फुल कर देना चाहिए। 15 दिन का स्टोरेज तो रिफाइनरीज के पास भी है, सब मिला के उनको भी अपना स्टोरेज फुल रख देना चाहिए। अच्छा, ओके। तो 15 दिन का रिफाइनरीज के पास है, 10 दिन का सरकार के पास है। आप कह रहे हैं कि स्टोरेज की क्षमता बढ़ानी चाहिए। और आईईए का जो आपने हवाला दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उनका मानदंड है कि आपके पास 100 दिन से ज़्यादा की कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल में बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए एस.सी. त्रिपाठी जी। तो जो पब्लिक, अगर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि दाम क्रूड के इतने कम हो गए तो सरकार क्यों नहीं भारी मात्रा में खरीद करके स्टोर कर लेती है, तो उसका यही जवाब है कि ये संभव नहीं है कि अचानक से आप क्रूड ज़्यादा खरीदने लगें, क्योंकि उसकी भी एक सीमा है, उसकी एक तय सीमा है। सरकार के पास 10 दिन की स्टोरेज की क्षमता है, उतना ही सरकार क्रूड खरीद सकती है। रिफाइनरीज के पास 15 दिन की स्टोर करने की क्षमता है, तो उतना ही क्रूड खरीद सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बहुत बढ़ गई, दाम बहुत कम हो गए, तो आप जितना चाहें क्रूड खरीद कर स्टोर कर लें। ये संभव नहीं है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हम सबको जानना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात हो गई क्रूड की, और ये डिटेलिंग बात हो गई कि कैसे कामकाज यहाँ पर होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपको अब करना क्या है। अनुज गुप्ता जी, अब आप ये बताएं, मार्केट लगातार पैनिक मूड में है, जोरदार गिरावट है। ट्रेडर के लिए, अभी जो क्रूड के ट्रेडर हैं, उनके लिए क्या सलाह है? अच्छा, लगता है अनुज गुप्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाविक पटेल जी, आपका क्या कमेंट होगा? आपको क्या लगता है क्रूड में अभी ट्रेडर को क्या करना चाहिए?
देखिए 2 दिन से मृत्युंजय जी अगर हम देखें तो 30 से 40% का जो क्रैश है और इतनी वॉलेटिलिटी है वो एक नया नॉर्मल ही हो चुका है। तो आई थिंक अभी अगर देखें तो टेक्निकल कोई भी लेवल्स इनफैक्ट मार्केट है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ही है। तो आई थिंक कोई भी एनालिस्ट दे वोंट स्टिक द नेट आउट और वो बोलेंगे कि अभी $6 या $7 है वो अभी लेवल है, क्योंकि अभी अगर देखें तो हिस्टोरिकली लो पे ही चल रहा है। तो इतनी 30-40% की वॉलेटिलिटी है, तो आई थिंक मैं ट्रेडर्स को वही बोलूंगा कि एटलीस्ट अभी अगर जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तब तक एटलीस्ट ट्रेड ना करे, और अगर करे तो भी शॉर्ट साइड तो ज़्यादा ही करे, लॉन्ग साइड ना करे, और कोई भी इंट्राडे पोजीशन ना ले जाए, क्योंकि हमने एक्सपायरी के दिन भी देखा था कि 2800 माइनस पे जो सेटलमेंट हुआ था तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आई थिंक ज्यादातर तो मैं यही सलाह दूंगा कि कोई ट्रेड ना करे, और अगर करना है तो इंट्राडे ट्रेड ही रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही कीजिए। ठीक है। अनुज गुप्ता जी, आपका क्या कमेंट होगा? क्रूड के ट्रेडर को ताजा माहौल को देखते हुए इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि क्रूड में जो ट्रेंड बना है वो नेगेटिव बना है, और हमें लगता है कि आज हमने करीबन $10.26 का लो बनते हुए देखा है। हमें लगता है कि इवनिंग में भाव इसके दोबारा सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेड करना है तो इंट्राडे ही करें, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में अगर देखेंगे तो गैप से अप या गैप से डाउन हो सकता है, तो वो रिस्क यहाँ पे रहेगा। तो पॉसिबल है कि आप इंट्राडे ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट 5 बजे बंद हो जाता है, तो इंट्राडे ट्रेड हमें लगता है कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो नेगेटिव साइड में हो सकती है, क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यूस डाउन साइड में है, तो बिकवाली का ट्रेड ही करना चाहिए। एमसीएक्स में भाव करीबन 937 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि नीचे 700 से 600 रुपए तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि क्रूड में बनाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी कच्चे तेल में है। 926 का लेवल अभी एमसीएक्स पर क्रूड में दिख रहा है। 398 रुपए की भारी गिरावट के साथ इस वक्त क्रूड में ट्रेड हो रहा है। अब बात, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रमोद का, जोधपुर से। पूछिए। नमस्कार जी सर। गंवार और इसमें जीरा में अभी मंदी चल रही है, तो ये मंदी कितनी टिकाऊ है और कहाँ तक इसका लो लेवल जा सकता है, तो बता सकते हैं आप मनोज गुप्ता जी? को ग्वार और जीरा हाँ ठीक है, बताइए भाविक, ग्वार और जीरे में जो गिरावट अभी आई है, क्या लगता है आपको फ्यूचर इन दोनों कमोडिटी का? क्या अभी गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है या मार्केट यहां से अब संभलना शुरू होगा? देखिए गोवारगम में अगर देखें तो 3 कंसेक्यूटिव सेलर सर्किट है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो क्रैश है तो डिमांड भी उसके गोवारगम की कम हो सकती है। आई थिंक कोई भी गोवारगम में अगर रिकवरी आएगी तो वो तभी आएगी अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में रिकवरी आ सकती है। आई थिंक 4860 से 4600 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, और मैं अभी भी बोलूँगा कि आई थिंक 4600 के करीब आ सकती है, वहाँ से एक बार बॉटम आउट हो सकती है। पर गोवारगम का अभी भी ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है। और अगर जीरे की बात करें तो जीरा ने थोड़ा ग्रीन टेक जरूर से दिया है, पर आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। 14,100 के ऊपर जाता है तो ही मुझे पॉजिटिव लग रहा है। कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो 14,100 के करीब ही लेनी चाहिए। नीचे अगर देखें तो 13,500 से 13,400 का सपोर्ट है, तो नीचे अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो 13,400 का सपोर्ट रख सकते हैं। ठीक है, रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रंजन। तो सर गवार पे क्या लग रहा है, क्रूड कितना है अपना, ग्वार कितना चला जाएगा नीचे में? अनुज जी से पूछ रहा हूँ, अनुज जी से। चलिए, अभी हम ग्वार की बात कर रहे थे। अनुज जी बताइए, आपके हिसाब से ग्वार का प्राइस क्या होने वाला है? देखिए ग्वार सीड ग्वारगम का जो ट्रेंड पकड़ा है वो नेगेटिव है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर में दिख रहा है। अगर हम लेवल वाइज देखें तो हमें लगता है कि ग्वार सीड के जो भाव है नीचे 3,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, और ग्वारगम को देखें तो करीबन नीचे 4,500 4,400 तक को आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो लॉकडाउन की वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनकी डिमांड यहाँ पे कम रही है, जिसकी वजह से हम देखें तो यहाँ पर जो भाव है वो नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो उसकी वजह से करेक्शन मोड में दोनों ही कमोडिटी चल रही हैं। हमें लगता है कि अभी ट्रेंड डाउन है, तो नीचे ग्वार सीड करीबन 3,000 और ग्वारगम के नीचे करीबन 4,400 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ट्रेंड डाउन है, तो बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, अगला सवाल है साहिल का, इंदौर से। पूछिए। जी
जी सर, मेरा ये कहना है कि क्रूड ऑयल अभी निवेश करना सही रहेगा मई एक्सपायरी के लिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्रूड में अभी मई वायदा के लिए ट्रेड करना ठीक रहेगा? बताइए अनुज जी। देखिए, ट्रेड तो आप कर सकते हैं, बट एडवाइस यहाँ पर ये है कि आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ना करें, आप इंट्राडे में ट्रेड करें। हालांकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन है, फंडामेंटल यहाँ पे काफी वीक है, तो बाई अभी ना करें। हालांकि प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं यहाँ पर, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक कोई रिवर्सल ना आए तब तक बाय ना करें। हमें लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में गिरावट देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी वैसी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको अगर ट्रेड करना है तो एडवाइस यही है कि आप बिकवाली की तरफ ट्रेड करके चलें और इंट्राडे में ट्रेड करें, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ना करें। राय आपकी है कि आपको अभी करना क्या है, लेकिन चना का वायदा अभी आपको भाविक पटेल कैसा लग रहा है? मृत्युंजय जी, चना में हमने देखा कि थोड़ी बहुत अपसाइड दिख रही है, पर आई थिंक अभी भी ओवरऑल मैं अगर चार्ट में देखूं तो मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं लग रही है। आई थिंक न्यूट्रल जोन ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया है। सेंटर ने 1250 करोड़ भी रिलीज कर दिए हैं, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 4875 पर क्विंटल है। तो उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव प्राइस है, और फ्यूचर में मुझे लग रहा है 4250 4300 मैक्स लग रहा है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत नीचे आता है 4100 के करीब, तो 4200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4050 का। और अगर 3950 या 3900 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि वापस से बिग वाली चने में आ सकती है। अभी फिलहाल एक न्यूट्रल जोन में ही है, पर अगर डिप आता है 4100 के करीब तो बाय कीजिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं मुंबई से। पूछिए दीपक। सर नमस्कार। अभी हमको गोल्ड में भी हमको क्या करना चाहिए कल से? गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। गोल्ड में क्या करना चाहिए बताइए अनुज जी। देखिए, गोल्ड अगर देखें तो रेजिस्टेंस थोड़ा फेस कर रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो करीबन 46,300 46,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनाया है गोल्ड ने, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1710 1720 डॉलर काफ़ी एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली का माहौल बन सकता है, तो एक बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है 46,400 के आसपास। स्टॉप लॉस 47,100 का लगाएं। टारगेट हमें लिखते हैं नीचे लगता है करीबन 45,500 तक 45,200 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि करीबन 1670 से 1660 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर देखी जा सकती है। थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेस यहाँ पर आ रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पर हमें मान के लगता है कि यहाँ पर आ सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिकवाली का ट्रेड यहाँ बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है। अवस्थी जी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछिए अवस्थी जी। हाँ, ये पूछ रहा हूँ कि जो ये इसमें अभी बता रहे हैं, तो ये इंट्राडे के लिए बता रहे हैं कि इंट्राडे करिए, लेकिन इसको होल्ड करके नहीं कीजिए क्रूड पे। और तो ये तो 5 बजे बंद हुए, तो अब इंट्राडे के आज करेंगे कि कल भी यही रेट रहेगा? नहीं, कल के लिए इंट्राडे का मतलब, क्योंकि आज का ट्रेड अगर नहीं है, मान लीजिए 5 बजे बंद हो गया, तो कल के लिए है ये। इंट्राडे का मतलब जो अभी आपको बताया जा रहा है वो कल के लिए बताया जा रहा है। जो चल रहा है इसको आप ध्यान, क्योंकि आज तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, 5 बजे मार्केट कल बंद हो भी गई। यही, हाँ, और कल भी यही रहेगा सुबह ट्रेड? नहीं, अभी आज के जो ताजा हालात हैं उसको देखकर आपको ये बताया गया है। कल अगर मान लीजिए मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाता है, बहुत ज्यादा उठापटक हो जाता है, तब ये राय बदल भी सकती है। ये आज के हिसाब से जो आज इक्वेशन मार्केट में दिखा है, जो आज ट्रेड दिखा है, जो आज ट्रेंड दिखा है, उसके आधार पर आपको आगे का। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है, महत्वपूर्ण खबर है। एमसीएक्स ने सर्कुलर जारी किया है, एमसीएक्स सीसीएल ने इनफैक्ट, और ये कहा है कि जो माइनस में सेटलमेंट हुआ है वो नियमों के मुताबिक हुआ है। और ये कहा गया है कि बाकी देशों में भी माइनस में भी WTI क्रूड के आधार पर सेटलमेंट हुआ है, चाहे वो DGX हो, चाहे वो US का IC फ्यूचर हो, मॉस्को का फ्यूचर एक्सचेंज हो, वहाँ पर भी माइनस में ही सेटलमेंट हुआ है। और ये कहा है कि 242 करोड़ के आसपास का आज पे आउट कंप्लीट हो गया है। ये अभी एक्सचेंज की तरफ से ये जानकारी आई है कि 242 करोड़ रुपए का पे आउट यहाँ पर कर दिया गया है, यानी पेमेंट कर दिया गया है।
आपको बता दें कि -2884 के भाव पर सेटलमेंट हुआ था अप्रैल वायदा का, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और भाविक जी आपका।